हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स। पिछले चैप्टर में हमने सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट ये तीनों रिसोर्सेज पढ़े जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही पानी भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। एक कहानी सुनाता हूँ। जैसा हमारा रिचुअल है, हमारी अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अलग है। पर ऐसा क्यों? क्या है हमारे अर्थ पर ऐसा? क्या अर्थ पर इंसान है, जिंदगी है, इसलिए वो अलग है? तो हाँ, ये भी एक बात है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब बाकी सभी प्लैनेट से कंपेयर करें तो वाटर यह ऐसी चीज़ है जो हमारी पृथ्वी को बाकी जगहों से, बाकी प्लैनेट से अलग करती है। इसीलिए हम हर बार जब चांद पर जाते हैं, मार्स पर जाते हैं तो यही ढूंढते हैं कि क्या वहाँ पर पानी मिल सकता है। समझे पानी का कितना इम्पोर्टेंस है। अब इंडेक्स में हमें आज क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहला है वाटर, उसके बाद डैम्स, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मुझे यकीन है कि मैंने पानी की कुछ ऐसी कहानी सुनाई है कि आप अब आगे का चैप्टर ध्यान दे के सुनोगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अर्थ पर 70% से ज़्यादा पानी है, पर यह ज़्यादातर पानी समुंदर में है, यानी नमकीन है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा फ्रेश वाटर में आता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्स और नंबर्स में देखें तो पृथ्वी पर 71% पानी है और उस 71% में से 97.5% ओशन में है। मतलब हमें रोज के इस्तेमाल करने के लिए जो फ्रेश वाटर मिलता है वो बस 2.5% है। और रुको, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता। इस 2.5 फ्रेश वाटर में से 2.2 फ्रेश वाटर सॉइल, आइस कैप्स और फ्लोटिंग एटमॉस्फेयर में यानी वाटर वेपर में है। मतलब इंसान को यूज़ करने के लिए बस 0.3% पानी है अर्थ पर। फ्रेश वाटर हमें बारिश से मिलता रहता है। हर साल अलग अलग जगह अपने समय पर बारिश होने की वजह से यह एक वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स बन गया है। लेकिन ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पर बारिश की कमी होती है। वहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। हमारे घर भरपूर पानी अवेलेबल है, इसीलिए हमें इस वाटर रिसोर्सेज की कीमत पता नहीं चलती। लेकिन इमेजिन भी कर पाए कि एक महीने के लिए हमारे यहाँ पानी ना आए तो सिचुएशन कैसी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह महीनों तक पानी नहीं मिलता उनका क्या हाल होता होगा? क्या आपने कभी इमेजिन किया है राजस्थान जैसे डेजर्ट में लोगों का पानी के लिए दर दर भटकना कैसा होगा? वहाँ की महिलाओं को अपने सिर पर मटका लेकर कितने दूर तक पानी की तलाश में घूमना पड़ता होगा। फिर महिला 90 साल की बूढ़ी अम्मा हो या छोटी सी लड़की, सभी को वहाँ पर पानी ले जाने के लिए घूमना पड़ता है। राजस्थान में तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज पहले पानी कम होने के कारण दूध, घी पी कर जिंदा रहते थे क्योंकि उनके पास पानी नहीं था। भारत में अलग अलग वक्त पर बारिश कम ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए यहाँ पानी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी सूखा भी पड़ता है। इसके बावजूद अगर लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लापरवाही से पानी बर्बाद करेंगे तो वहाँ पर कितनी भी बारिश हो जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने तो सुना ही होगा कि ऐसा कहा जाता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होने वाला है। इससे आप पानी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? तो बारिश से, ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर से, या बारिश के बाद बहने वाली नदियों से, झीलों से और डैम्स से। पानी की यह कमी क्यों है पूरी दुनिया में? तो इसका सीधा जवाब है बढ़ती पॉपुलेशन और उसी के साथ पानी की बढ़ती डिमांड। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी लगेगा। यहाँ बस पीने के पानी की बात नहीं हो रही है, इसके साथ फसल के लिए खेती में भी तो फ्रेश वाटर ही लगता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी खाने की डिमांड भी बढ़ेगी और पानी भी ज़्यादा लगने लगेगा। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाकर खुद को और मॉडर्नाइज करना होगा ताकि खेती में ऐसी तकनीक ला सके जिससे कम से कम पानी में अच्छी फसल आए। कई बार आपने कुएं यानी वेल्स देखे होंगे जो खेती को पानी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आपको पता है पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या असर होता होगा? पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन के नीचे की वाटर लेवल कम होने लगती है और ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, जो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। जैसे कि हम डेवलप इकोनॉमी बनना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज शुरू कर रहे हैं और यह इंडस्ट्रीज पानी की 3 बार बर्बादी करती है। सबसे पहले तो जब उन्हें प्रोडक्शन करना होता है तब वो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं,
इसी के साथ साथ जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ली जाती है, यहाँ भी पानी बर्बाद होता है। और आखिर में इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन होता है, वो अलग। कई एरिया में पानी तो बहुत होता है, वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जहरीला पानी अच्छे प्योर पानी में मिक्स होकर वो खराब होने लगता है और जहरीला हो जाता है, जो कि पीने के या किसी काम के लायक नहीं बचता। मतलब इतना सारा पानी होकर भी यह किसी काम का नहीं रहा और इसीलिए वहाँ के लोगों को पानी की कमी हमेशा रहेगी। भारत की नदियों की बात करें तो जो छोटी नदियाँ हैं उनका पानी पहले ही बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अभी तो इंडिया की जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ये भी पोल्यूशन का शिकार हो रही है। इन शॉर्ट में बताए तो जिन नदियों ने माँ की तरह शहरों को बसाया, वही अब शहर उनका गला घोट रहे हैं। और यह नदियों का इतना बुरा हाल होने का कारण है बढ़ता पॉल्यूशन, खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी। इसी की बदौलत यह नदियाँ और भी ज़्यादा जहरीली होने लगी है। हमारा अगला पॉइंट है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। हमने अभी ऊपर देखा कि कैसे इंसान पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए वाटर मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी हो गया है। हम बहुत पुराने टाइम से वाटर रिजर्व करने के लिए डैम, कैनल, लेक बनाते आ रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया कि बहुत से बड़े शहर, छोटे गांव नदी किनारे ही होते हैं। नदी में शहरों को बसाने की ताकत होती है। पुराने समय का हड़प्पा, मोहनजोदारो हो या फिर आज का मुंबई, दिल्ली, सभी शहरों की नींव नदियों ने रची है। चलो आपको एंशिएंट इंडिया के कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बताता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद के पास गंगा नदी के बाढ़ के पानी को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाटर कंजर्व करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने सीरी किले में पानी का सप्लाई करने के लिए दिल्ली के हौज ए खास में टैंक बनाया था। ये हुई पुरानी चीज़ें, पर हम आज भी इन डैम, कैनल, लेक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। डैम्स को ट्रेडिशनली नदियों और बारिश के पानी को रोकने के लिए बनाया गया। इस पानी का इस्तेमाल अब तक बस खेती के इरिगेशन के लिए कराया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न समय आ गया है। डैम्स का इस्तेमाल बस सिंचाई के लिए नहीं होता, तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, बाढ़ को कंट्रोल करना, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इन चीज़ों के लिए भी होता है। हम एग्जाम्पल देखें तो सतलज बियास नदी के बेसिन में भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट के पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन, इन दोनों चीज़ों के लिए किया जा रहा है। इसी तरह महानदी के हीराकुड डैम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल बाढ़ नियंत्रण, उसी के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए भी किया जा रहा है। हमारे पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने प्राउडली कहा था कि डैम्स आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के मंदिर है। इसके पीछे का रीज़न था कि डैम्स की मदद से हम एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, इनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं और यही नहीं तो और बहुत सी चीज़ें अचीव हो सकती है। लेकिन हर बार की तरह हमने जैसे इस चीज़ की पॉजिटिव साइड देखी तो निगेटिव साइड भी देखना ज़रूरी है। इन डैम्स के बहुत से नुकसान भी होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस। रिवर के नेचुरल फ्लो को डैम या किसी और तरीके से रोका तो उसके बॉटम में सेडिमेंट यानी पत्थर इकट्ठा होने लगते हैं और पता है इससे क्या होता है? बॉटम के नीचे बहुत से पत्थर होने की वजह से वहाँ पर हैबिटेट यानी मछलियाँ और पौधे नहीं रह पाते, यानी डैम के इस पानी में कोई जिंदगी पनप नहीं सकती। डैम्स ने नदियों को भी डिवाइड कर दिया है, जिससे मछलियाँ, केकड़े, कछुए, इनका पानी में घूमना मुश्किल हो जाता है। खासकर स्वैपिंग यानी जब उन्हें अंडे देने होते हैं तब वो रिजर्वायर में अटक जाते हैं। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ अगर डैम हुआ तो जब एक्स्ट्रा वाटर आता है तो उससे सराउंडिंग के एरिया के सभी पेड़ पौधे बर्बाद कर देता है। यह भी नोटिस किया जाता है कि इन मल्टीपर्पज़ डैम्स ने भूकंपों को बढ़ावा दिया है। अब ये कैसे वो कभी और देखेंगे, पर यह याद रखो कि इस डैम से उस एरिया में अर्थक्वेक का खतरा बढ़ जाता है। जहाँ डैम्स होते हैं वहाँ वाटर बॉर्न डिसीज़ भी आते हैं, जिससे लोगों को मरने का खतरा बढ़ जाता है। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं तब उसके आसपास घने जंगल होते हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ता है, सेडिमेंट बढ़ते हैं, तब वो उन जंगलों को, उनमें रहने वाले आदिवासियों को, आसपास के गांव और खेतों को बर्बाद करते हैं। इन डैम्स ने कुछ हद तक विकास ज़रूर किया होगा,
लेकिन उतना विनाश भी किया है। इसी रीजन से तो इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी बचाओ आंदोलन हुए थे। अब ये विरोध क्यों हुए? क्योंकि ऐसे डैम्स बनाने से बहुत सारे लोगों को, आदिवासियों को अपना घर-द्वार छोड़कर जाना पड़ता है और ऊपर से सरकार उनकी कोई बाद में मदद भी नहीं करती। उन आदिवासियों और वहाँ के लोकल कम्युनिटी को अपना घर-द्वार, अपनी खेती, अपने जानवर सभी छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों? तो देश के विकास के लिए। डैम बनाने में देश का विकास होगा ना? क्या ये आपको सच लगता है? ये डैम्स बनाने से जमींदार, बड़े किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ शहरी इंडस्ट्रीज का फायदा होगा, और जिसने डैम के लिए अपना घर-द्वार छोड़ दिया उन्हें क्या मिलेगा? तो ठेंगा। आगे चीज़ें और डीप में देखते हैं। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये भारत के सबसे बड़ी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें 4 राज्य आते हैं: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान के सूखे और रेगिस्तानी एरिया में पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन अब इसकी दूसरी साइड भी देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा आंदोलन एक NGO है, जिसने गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर डैम के खिलाफ आदिवासी लोगों, किसानों, एनवायरमेंटलिस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया। यह आंदोलन पहले इन्वायरमेंट के लिए हुआ था। उस एनवायरमेंट पर फोकस था जो डैम के पानी के नीचे डूब जाएंगे, पर बाद में इसने गरीब नागरिकों, बेदखल यानी विस्थापित होने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ा और सरकार से पूर्ण पुनर्वास की मांग की। मतलब वहाँ से जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, जमीन जाने वाली है, उन सभी को उनका घर, उनकी ज़मीन पहले मिल जाए, उसके बाद डैम का काम शुरू होना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट देखते हैं, क्रॉप पैटर्न। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ लोग अपने आप शुगर केन, कॉटन, राइस, व्हीट जैसे वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप लेने लगते हैं, जिससे पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है। ये भी एक बुरी बात है। साथ ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से सॉइल इरोजन और साल्टेशन जो होता है वो अलग। ये सभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है। अभी हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा। ऐसा ही एक आंदोलन गुजरात में साबरमती नदी के आसपास के किसानों ने किया था। बात तब की है जब गुजरात में सूखा पड़ा हुआ था। तब कुछ बड़े लोगों के कहने पर शहरी क्षेत्रों को पानी दिया जाता, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से वहाँ पर दंगे भी हुए थे और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आपने सुना होगा कि नदियों को बाढ़ आती है, जबकि इन नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ ना आए। यानी कई जगह डैम होकर भी बाढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने ज़माने में जैसे डैम्स बनाए गए वैसे ही कुछ वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक भी इन्वेंट की गई। पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बारिश का एक्स्ट्रा जो पानी वेस्ट होता है उसे संभाल कर रख सकते हैं, और जब सूखा होगा, जब पानी कम पड़ेगा, तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ 15 दिन के गैप से पानी आने लगा, तो हम जिस दिन पानी आता है तब घर में जो भी चीज़ें हैं वो सब पानी से भर लेंगे, ताकि 15 दिनों में हमें पानी की कमी ना हो। वैसे ही हमारे इंडिया में 4 महीने बारिश आती है और उसके बाद हमें अगले 8 महीनों तक उस पानी को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसीलिए पानी ज़्यादा दिनों तक टिका रहे, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मोटिव है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में लिखते समय कोई टेंशन नहीं होगी। इंडिया के हिली एरिया में यानी हिमालय में लोग खेती के लिए गुल्स या कुल्स बनाते हैं और बारिश में वहाँ पर पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। और दूसरी तरफ बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेती के लिए इरिगेशन की ये नई टेक्निक्स ढूंढी है, जिसे इंड्यूशन चैनल्स कहते हैं। आप सेकंड फोटो में देख सकते हो। उसके बाद में आसाम या उस एरिया में ड्रिप बाम्बू की इरिगेशन सिस्टम है, जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है और इरिगेशन हो पाता है। वाटर रिजर्व और कम पानी की बात हो और राजस्थान की कहानी सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखते हैं राजस्थान में पानी के लिए क्या जद्दोजहद चल रही है। राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड जगह जो खेती की जाती है, वहाँ पानी को इकट्ठा कर मिट्टी को गीले रखा जाता है ताकि फसल अच्छी आए। इसी टेक्निक को जैसलमेर में खादिन्स कहा जाता है और बाकी पूरे राजस्थान में जोहाट्स। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग आमतौर पर राजस्थान में पीने के पानी को स्टोर करने के लिए की जाती है
और उनके लिए ये किसी अमृत से कम नहीं। जहाँ महीनों तक पानी नहीं आता, वहाँ पानी की एक बूंद भी अमृत होती है। पीने के पानी के लिए राजस्थान के सेमी एरिड और एरिड मतलब कम पानी वाले एरिया में, खासकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग सारे घरों में पानी स्टोर करने के लिए पुरानी तरह के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स थे। कहीं कहीं ये एक बड़े हॉल जितने होते हैं। इन्हें थोड़ी 1-2 दिन के लिए पानी बचा के रखना है, इन्हें ये पानी अगले 4-5 महीनों के लिए इस्तेमाल करना होता है। फलौदी गांव में एक घर का टैंक 6 मीटर गहरा, 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा था। ये टैंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा होते थे। पानी एक पाइप के जरिए घरों की ढलान वाली छतों से जुड़े होते हैं। छतों पर गिरने वाली बारिश का पानी पाइप से नीचे आता है और इन अंडरग्राउंड टैंकों में जमा होता है। बारिश का पहला पानी आमतौर पर इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे छत और पाइप साफ हो जाते थे। इसके बाद बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता, इसीलिए ये कोई बचकानी चीज नहीं थी। बहुत सोच समझ कर इसे बनाया गया था और अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस साल की बारिश के पानी को टंकियों में कलेक्ट कर अगली बारिश तक रखा जाता है। इस इकट्ठे किए पानी को पालार पानी भी कहा जाता है, ये याद रखना। जब सभी एरिया गर्मी से सूख जाते हैं, तब इन लोगों के लिए ये अच्छे और प्योर पानी का एक बहुत डिपेंडेबल सोर्स है। एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। अब इंडियन लोगों का जुगाड़ में कोई हाथ पकड़ थोड़ी सकता है। कई जगह जब गर्मी हद से बढ़ जाती है, उस सिचुएशन के लिए ये लोग टंकी के साइड में ही रूम बनाते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल रहने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में दुख की बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये टेक्निक कम हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर यानी कनाल के वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी अवेलेबल हो गया है। हालांकि कुछ घरों में अभी भी टंकियाँ हैं, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब पूरे इंडिया की बात करें, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे अवेयरनेस भी बढ़ रही है। जो लोग नए घर बना रहे हैं, वो खुद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर की लेवल बनी रहे। ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे साइन है। और इसी गुड नोट के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आज हमने साथ मिलकर एक और चैप्टर फिनिश कर दिया। ऐसे ही सोशल साइंस की 10th की पूरी सीरीज हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आपके कुछ डाउट्स या फिर कमेंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।